Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Yusuf, Subject Specialist Chemistry and DPS St. Andrew College Sahiwal. Dear students, I welcome you to an online classes of DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today lectures. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Class 9th, chapter number 3, lesson number 5, shielding effect and ionization energy. Learning objectives. Students, आज हम shielding effect, trend of shielding effect in periodic table, ionization energy, trend of ionization energy in periodic table के बारे में पढ़ेंगे. प्रीवियस नॉलेज, इसमें अब देखें कि स्ट्रक्चर के दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में. तो अगर हम कैल्शियम को देखें तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 20 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 20 हैं. स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप शेल्स को देखें तो सबसे बाहर वाला जो शेल नज़र आ रहा है, जिसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, इसको वैलेंस शेल भी कहा जाता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं. Remember, in neutral atoms, number of electrons is equal to number of protons. यानी किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं. नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन्स. तो जितना इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है उतना ही प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है. तो इसी वजह से एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है. नेक्स्ट, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसमें 2 मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब 2 मुख्तलिफ चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है. इसी तरह से लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो 2 एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर धकेलते हैं. जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है. नेक्स्ट, न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस ऑन. तो न्यूक्लियस जो है अपने ऑर्बिट्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है जो कि ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो न्यूक्लियस अपनी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर ड्यू टू लाइक चार्जेस. इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं. उसकी वजह यह है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो अब हम शील्डिंग इफेक्ट डिस्कस करेंगे. उसमें सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम reduce the nuclear charge felt by the electrons present in the outermost shell. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, तो इसमें वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है. The attractions of outer
electrons towards nucleus is partially reduced because of presence of inner electrons। तो उसकी वजह यह है कि आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको की फोर्स को कम करते हैं। न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल के लिए में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि जो मिडल शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाती है। As a result, valence electron experiences less nuclear charge than the actual charge, which is called effective nuclear charge। तो जिसके नतीजे में वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट: The electrons present in the inner shells screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence shell electrons. This is called shielding effect। तो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यानी वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर न्यूक्लियर फोर्स कम अप्लाई होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाती है। उसकी रीज़न मिडल में यानी वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप्स: द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप्स के अंदर तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप्स। तो उसकी रीज़न ये है कि जब हम ग्रुप्स के अंदर टॉप टू बॉटम आते हैं तो एलिमेंट टू एलिमेंट एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जैसा कि आपने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा था कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। उसकी रीज़न ये है कि टॉप से बॉटम की तरफ एलिमेंट टू एलिमेंट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाता है और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल पर कम होती जाती है। और इस तरह से जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इस तरह से जो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाता है। का शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर सोडियम और पोटाशियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं, जिसमें अगर आप सोडियम का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 3 हैं और पोटाशियम के स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 4 हैं। मींस पोटाशियम जो है इसका एटॉमिक साइज सोडियम से ज़्यादा है। इट मींस के पोटाशियम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है सोडियम की निस्बत, क्योंकि पोटाशियम के अंदर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और इसी तरह से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है पोटाशियम का। Trend of shielding effect in periods: the shielding effect remains the same from left to right in
periods in the periodic table। तो जब हम periods में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, वो ना इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है। उसकी रीज़न ये है बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स डू नॉट इंक्रीज एंड added electrons remains in the same shell from left to right in periods। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है कि पीरियड के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। तो उसमें जो भी लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो सेम शेल में ऐड होते हैं। इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट में कोई फर्क नहीं आता। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। The ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। तो मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल में मौजूद जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। यानी किसी भी न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की एक्सप्लेनेशन में हम दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स present in an atom increases if there is only one electron in the valence shell, the energy required to remove it will be called first ionization energy। तो जब किसी भी न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जैसा कि सोडियम, तो सोडियम के वैलेंस शेल में चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें रेड कलर में जो ऑर्बिट नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है ये उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए प्लस 496 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, प्लस 496 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसमें दूसरा पॉइंट ये है बट व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो इसमें पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद ही एक हो तो उस सूरत में उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जबकि अगर वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 या मोर देन 2 हों तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, तो बट व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल they can be removed one by providing more and more energy, such as group 2 and group 3 elements have more than one electron in their shells, therefore they will have more than one ionization energy values। तो जब किसी न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल में अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और जो जब और सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये है
कि जब एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें न्यूक्लियस अपनी तरफ श्रिंक कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वो थोड़े से अंदर की तरफ जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। तो जिसके नतीजे में वैलेंस शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की निस्बत। इसी तरह से अगर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे और वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से रिमूव हो चुके होंगे तो न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा फोर्स के साथ, तो न्यूक्लियस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद अंदर की तरफ श्रिंक होंगे, मज़ीद अंदर की तरफ आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो लेकिन रहेंगे उसी ऑर्बिट के अंदर ही। तो इस वजह से जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी अमाउंट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज़्यादा होती है। ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स। Ionization energy of elements decreases from top to bottom in groups of the periodic table। तो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, उसकी रीज़न क्या है? एज वी मूव डाउन द ग्रुप more and more shells lie between the valence shell and the nucleus of the atom। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप के अंदर तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। उसकी रीज़न ये है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है जी। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो याद रखें कि वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होता जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसका ग्रुप में डिक्रीज होने की वजह भी एटॉमिक साइज का इंक्रीज होना है। These additional shells reduce the electrostatic force felt by the electrons present in the outermost shell। Resultantly, the valence shell electrons can be taken away easily। तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा टॉप टू बॉटम तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं। तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी ज़्यादा हैं नीचे वालों में, तो जिसकी वजह से जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एलिमेंट्स की डिक्रीज होती है क्योंकि वैलेंस शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा होता जाता है। तो अब हम ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें ग्रुप 1 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज किलो जूल पर मोल में दी हुई हैं। उसमें लिथियम है, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल होती है। इसी तरह से सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल होती है। पोटाशियम की 419 किलो जूल पर मोल होती है। इसी तरह रुबिडियम की 403 किलो जूल पर मोल होती है। इसी तरह से सीजियम की 377 किलो जूल पर मोल होती है। तो आप ज़रा गौर करें कि इसमें जब हम टॉप टू बॉटम देखते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज हो रही हैं। ग्रुप 1 के अंदर आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज हो रही है, ग्रुप 1 के अंदर आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज हो रही हैं एलिमेंट टू एलिमेंट। So now we will discuss the trend of ionization energy in period।
तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो उसकी रीज़न क्या है? इट इज़ बिकॉज द साइज ऑफ एटम्स reduces and valence electrons are held strongly by the electrostatic force of nucleus। तो उसकी रीज़न ये है कि जो एटम का साइज है वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होता है। एटम का साइज लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर इंक्रीज हो जाती है। यानी न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। Therefore, elements on left side of the periodic table have low ionization energy as compared to those on right side of the periodic table। तो अगर आप periodic table को देखें तो उसकी राइट साइड पर जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज लो हैं एज कंपेयर टू दी राइट साइड। राइट साइड पर जो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 इन एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। इसी तरह से ग्रुप नंबर 18, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, जिसमें पीरियड नंबर 2 एलिमेंट्स दिए हुए, पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स दिए हुए और उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज भी किलो जूल पर मोल में दी हुई है। तो पीरियड नंबर 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन मौजूद हैं। तो इसमें लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह से बेरिलियम की 899 किलो जूल पर मोल, जो कि लिथियम से ज़्यादा है। इसी तरह से बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी 801 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह से कार्बन की 1086 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से नाइट्रोजन की 1402 किलो जूल पर मोल। इसी तरह ऑक्सीजन की 1314 किलो जूल पर मोल और फ्लोरीन की 1681 किलो जूल पर मोल और लास्ट में नियॉन की 2081 किलो जूल पर मोल। तो आपने देखा कि लेफ़्ट टू राइट जो है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो इसमें थोड़ी सी बेरिलियम और बोरॉन में वेरिएशन है। बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी जबकि बेरिलियम की ज़्यादा है। तो ये थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है वो प्रॉपर्टीज़ में होती है। रिकैप्चुलेशन, आज के लेसन में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करेंगे। उसमें हमने सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा। दी इनर इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, यानी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरह से हमने उसका ट्रेंड पढ़ा ग्रुप और पीरियड के अंदर। तो ग्रुप के अंदर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है जबकि पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता, वो सेम रहता है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज का इंक्रीज होना है। उसके बाद हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा। दी अमाउंट ऑफ एनर्जी
required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom। यानी किसी भी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, जिसमें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैलेंस शेल से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यानी वन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से रिमूव हो जाता है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ श्रिंक हो जाते हैं और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि अगर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उस सूरत में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और उसमें थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से रिमूव हो जाते हैं तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है और उस सूरत में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इन ग्रुप्स पढ़ा। तो ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं टॉप टू बॉटम। पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो इसी तरह से पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 define ionization energy, question number 3 why second ionization energy of elements is more than the first one, question number 4 what is the trend of shielding effect in the periodic table, question number 5 what is the trend of ionization energy in the periodic table। Thanks, best of luck, Allah Hafiz।